हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाखा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि ये कल की न्यूज़ है। कल अप्रूव हुई है 29 जुलाई 2020 को। 34 ईयर्स के बाद, 34 साल के बाद जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में। 1986 में इसके पहले आई थी नई शिक्षा नीति और उसके बाद उसको 1992 में रिवाइज़ किया गया था और उसके बाद से अब 2020 में ये आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में चलिए हम जानेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स, कुछ मेजर बातें जो कि बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं। बाकी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मेजर और माइनर सब तरीके के। हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, बेसिक पॉइंट्स उसके देखेंगे, स्कूल लेवल पे क्या मेजर चेंजेस आए हैं और कॉलेज या हायर लेवल स्टडीज़ में क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अप्रूव हुई है, अप्रूवल डेट 29 जुलाई 2020 कैबिनेट के द्वारा कल के दिन। एम इसका है, एम के बारे में बात करें तो एम इसका है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की ये थीम है एक तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक पॉइंट्स इसके। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो कि मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं वो, और एचआरडी मिनिस्टर जो हमारे हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अनाउंस किया है कल इसके बारे में। और न्यू एकेडमिक सेशन से ये अप्लाई ये होगी नए एकेडमिक सेशन, आने वाले नए एकेडमिक सेशन से, जो कि सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होने की बात कही गई है। इस बार लेट स्टार्ट हो रहा है कोविड-19 की वजह से। और इसके ड्राफ्ट की बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया है, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी है। ये मई 2019 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ही। और जो बहुत मेजर चेंज आया है वो है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये प्रपोजल कैबिनेट के द्वारा दिया गया था जो कि अप्रूव हो गया है। तो अब एमएचआरडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। इसके बाद हम स्कूल लेवल पे अगर देखें तो बाल वाटिका एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। बाल वाटिका एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स होगा 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए, फाउंडेशन चीज़ें, ठीक है। इसके बाद ईसीसीई की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये है। इसमें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की जाएगी क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर क्लास 5 तक, कम से कम क्लास 5 तक बच्चों को मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से मदर टंग को प्रमोट करने की बात कही गई है, कम से कम क्लास 5 तक तो ज़रूर। इसके बाद आफ्टर क्लास 6 वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल्स को ऐड करने की बात कही गई है, जो है मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में। ये नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर तरीके से, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल्स को ऐड किया जाएगा क्लास 6 के बाद से ही, ठीक है। इसके बाद और चीज़ें हम बात करें जो बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, वो है एक बहुत मेजर चेंज 10+2 सिस्टम जो अभी तक हमारा था वो रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 सिस्टम के थ्रू। 10+2 तो हमारा कि 10th का बोर्ड होता था, फिर 12th का बोर्ड होता था, इसके बाद हमारे डिग्री कोर्सेज 3, 4, 5 ईयर्स के जो भी रहते थे। अब वो रिप्लेस हो गया है 5+3+3+4 से। 5 की बात करें तो ये है प्राइमरी एंड क्लास 1 एंड क्लास 2, प्री प्राइमरी यानी कि वही फाउंडेशन वाला, और क्लास 1 और क्लास 2, ये है 5। इसके बाद ये पहला वाला 3 देखें तो इसमें क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 की बात की गई है। दूसरा वाला 3 देखें तो ये क्लास 6, 7 और 8 के बारे में बात करता है। ये लास्ट में 4th देखें तो इसमें 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेज हैं। अब ये 9th, 10th, 11th और 12th की बात अगर हम करें तो इसमें हम देखेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ये काफ़ी अच्छा सिस्टम आ गया है मेरे हिसाब से। नो बाउंडेशन ऑफ स्ट्रीम स्टडी, यानी कि जो अभी तक हम देखते थे कि हम आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे, साइंस स्ट्रीम कुछ बच्चे लेते थे, कॉमर्स स्ट्रीम कुछ बच्चे लेते थे, तो ये अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड थे, जो कि अगर आपने जो स्ट्रीम ली है सिर्फ आप उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं किसी दूसरी स्ट्रीम का सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको दूसरी किसी अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ सकते, जो कि अब ख़त्म हो गया है। आप आर्ट स्ट्रीम के अगर आपने आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट लिए हैं तो आप उसके साथ किसी भी साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं, दिव्यांग चिल्ड्रन जो हैं, उनके एजुकेशन पे एम्फेसिस किया गया है। उनके लिए अलग से कुछ दिव्यांग फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाने की बात की गई है। उनके टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन फॉर एडल्ट लर्निंग की बात की गई है। क्लास 6 के बाद कंप्यूटर कोडिंग सिखाने की बात की गई है एज अ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट, ठीक है। जो कि हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, जैसे आर्ट्स हुआ, लिटरेचर हुआ, म्यूज़िक हुआ, और भी बहुत सारी क्राफ्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर की तरीके से देखते हैं, वो सारे मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की तरीके से मतलब पर ज़रूर से पढ़ाए जाएंगे।
ठीक है। वेरिएशन इन मोड्स ऑफ बोर्ड एग्जाम, ये काफ़ी मेजर चेंज है, बोर्ड एग्जाम का मोड चेंज किया गया है पूरा। यहाँ पे पहले एक बोर्ड होता था, 10th का एक बोर्ड और 12th का एक बोर्ड, वो एक बोर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। 2 डिफिकल्टी लेवल एग्जाम के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये है कि आपका एक तरीके से सेमेस्टर एग्जाम की तरीके से उसको कर दिया गया है। इसमें MCQs तरीके के क्वेश्चन को बढ़ावा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा एक, और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा बोर्ड के एग्जाम में। इस तरीके का कुछ सेमेस्टर सिस्टम करा जाएगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है। प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेबिलिटी पर फोर्स किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है। क्या यहाँ मतलब यह है कि क्वेश्चन पेपर जो सेटअप होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें होंगे, कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करें, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग, यानी कि जो हम रट के लिखने वाला जो सिस्टम है वो नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन बताने पे एम्फेसाइज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखें, अगर कॉलेज और हायर लेवल की बात करें तो यहाँ पे बहुत मेजर चेंज आया है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, और वो कराएगी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीति आयोग की एक बॉडी है, वो कराएगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन डिफरेंट वेरियस कोर्सेज, ठीक है। और ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम एक आया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये एक तरीके से ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बच्चे करते थे, वो किसी न किसी कारण से अगर उनको पीछे पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए तो एक तरीके से उनका ड्रॉप आउट हो जाता था, वो ड्रॉप आउट हो जाते थे और उनकी पढ़ाई छूट जाती थी वहीं से। तो अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम होगा। वो कभी भी, मान लीजिए जैसे आपका 3 या 4 साल का डिग्री का कोर्स है, तो अगर आपने 1 साल तक किया और उसके बाद छोड़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल तक आपने किया, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 और 4 साल की जो भी आपकी डिग्री है वो आपने कंप्लीट कर ली तो आपको डिग्री मिलेगी। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक अपना किया है डिग्री का कोर्स और सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो ये सर्टिफिकेट आपका क्रेडिट की तरीके से रहेगा, और बाद में आप अपनी पढ़ाई को जब आपको कन्वीनियंट हो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से। तो ये एक तरीके से क्रेडिट के तरीके से रहेगा। फिर आगे हम देखें तो MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। MPhil नहीं अब करना पड़ेगा PhD करने के लिए, जो कि था पहले, ये अब कोई नेसेसिटी नहीं रह गई है। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन एक वही चीज़ है कि क्रिएटिव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आप ले सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने किसी चीज़ में एडमिशन लिया तो आप सिर्फ उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप क्रिएटिव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बाद 100 बेस्ट फॉरेन कॉलेज, यानी कि देखिए जो फॉरेन कॉलेजेस हैं उनमें जो 100 बेस्ट फॉरेन कॉलेजेस होंगे उनके कैंपस को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए, उनका कैंपस इंडिया में सेटअप करने के लिए उनको अलाउ किया जाएगा फॉरेन कॉलेजेस को, और उनका कैंपस यहाँ पे सेटअप करवाने की बात की गई है ताकि जो बच्चे बाहर चले जाते थे पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कैंपसेस में, उनको ना जाना पड़े और उनको इंडिया में ही वो फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, सारी हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात की गई है, ठीक है। जो अलग अलग UGC अलग था, AICTE अलग था टेक्निकल एजुकेशन के लिए, UGC अलग था अदर एजुकेशन के लिए, तो वो सब हट के एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात कही गई है हायर एजुकेशन के लिए। इसके बाद हम देखें तो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाने की बात की गई है 2035 तक, ठीक है। अगर हम 2018 का डेटा देखें तो ये 26 पॉइंट समथिंग है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो इसी और बाकी 3000 सीट्स बढ़ाने की बात की गई है हायर एजुकेशन में। उसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है ताकि रिसर्च कल्चर फोस्टर हो सके, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसर्च को यहाँ पे NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिसकी तर्ज है US के नेशनल साइंस फाउंडेशन पे, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करें, जैसे कि अभी हमने बताया कि सिंगल रेगुलेटर होगा, अम्ब्रेला रेगुलेटर होगा। अम्ब्रेला रेगुलेटर मतलब कि एक ही के अंदर सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन, इसको एक्सक्लूड किया गया है, इसको उसके अंदर नहीं लाया गया है, ठीक है। बाकी एजुकेशन सिस्टम में GDP इंक्रीज़ करने की, एजुकेशन फील्ड में GDP इंक्रीज़ करने की बात की गई है 6% तक, जो कि 4 पॉइंट समथिंग है अभी तक का अगर देखा जाए तो वहाँ पर GDP यूज़ और ज़्यादा की जाएगी, लगभग 6% तक ले जाने की बात की गई है। और अगर हम देखें तो डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात की गई है इस्टेब्लिश करने की, जिसके थ्रू डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम देखें तो 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है हर जगह। सबसे पहले एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, डिजिटल लर्निंग, E-लर्निंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं। उसके अलावा
जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स अभी तक हम समझते थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की भी बात की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जो है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे, लाइफ स्किल्स पे, सब सारे बच्चों को लाइफ स्किल्स कुछ ना कुछ उनके अंदर डेवलप करने की बात की गई है। इस तरीके की चीज़ें डेवलप करने की बात की गई है ओवरऑल, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी बातें जो मैंने बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।